नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पे बात करने वाला हूं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि 3 ऐसे शब्द जो आपके साथ आते हैं जब आप टैक्स संबंधित संरचना को पढ़ते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। टैक्स, सेस एंड सरचार्ज, कर, उपकर और अधिभार। कई बार बहुत से लोग इन तीनों ही टर्म्स में कंफ्यूज होते हैं, तो आइए इन तीनों ही टर्म्स को क्रिस्टल क्लियर समझते हैं। अगर आप इन तीनों ही टर्म्स को क्रिस्टल क्लियर तरीके से सीखना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि तीनों में कंसेप्चुअल डिफरेंस क्या है, इनको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। और दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड कंसेप्चुअल वीडियो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको मिल सके और आपको साथ ही साथ करेंट इकोनॉमिक्स की जानकारी हो सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, यहां 3 शब्द हैं, टैक्स, सेस एंड सरचार्ज। मैंने पिछले वीडियो में टैक्स के बारे में आपसे बात की थी। मैंने आपसे बताया था कि टैक्स जो है एक कंपल्सरी पेमेंट है जिसे जनता गवर्नमेंट को देती है। साथ ही साथ टैक्स देने और टैक्स लेने वाले अथॉरिटी के बीच कोई क्यूड प्रो क्यू रिलेशन नहीं होता है। क्यूड प्रो क्यू का मतलब यह होता है कि कोई प्रपोर्शन नहीं होता है, जैसे को तैसा नहीं होता है। मतलब आप ज्यादा टैक्स देके ज्यादा गवर्नमेंट के सर्विसेज की बात नहीं कर सकते हैं। हो सके आप बहुत ज्यादा टैक्स पे करें और सरकार आपको कम सर्विसेज दे, या उलट भी आप इसके सोच सकते हैं कि बहुत कम टैक्स देने पर भी आपको सरकार बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकती है। तो टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट होता है जिसे गवर्नमेंट जनरली वेलफेयर के काम के लिए इकट्ठा करती है। टैक्स का कोई भी उद्देश्य क्या है, प्रीडिटरमाइंड यूज क्या है, ये गवर्नमेंट नहीं बताती है। ये गवर्नमेंट के इनकम के तरीके से जैसे चाहे वैसे गवर्नमेंट इसे यूज कर सकती है। गवर्नमेंट चाहे तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर ले, गवर्नमेंट चाहे तो इससे पेंशन दे दे, गवर्नमेंट चाहे तो इससे सैलरी दे दे, गवर्नमेंट चाहे तो इसे डोनेट कर दे, ग्रांट दे दे, कुछ भी कर सकती है। इसका कोई प्रीडिटरमाइंड यूज नहीं होता है। गवर्नमेंट के डिजायर के ऊपर है कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज में इसको कैसे यूज किया जाए। इसके साथ ही साथ एक 2 टर्म्स और भी हैं, सेस और सरचार्ज। आइए देखते हैं बेसिकली सेस और सरचार्ज क्या है और ये किस तरीके से आकलित किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, सेस का मतलब होता है उपकर, और बेसिकली ये होता है टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स का मतलब है यह होता है कर के ऊपर, मतलब ये कर के साथ ही लगाया जाता है। जब कभी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए रिसोर्स चाहिए और गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक क्षेत्र को डेवलप करना चाहती है, तो गवर्नमेंट एक स्पेशल उपकर लगाती है, एक स्पेशल टैक्स के तरीके से सेस लगाती है और उससे जो भी रिसोर्स जनरेट करती है उससे सिर्फ उसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि सेस जो है कर के ऊपर लगेगा, टैक्स ऑन टैक्स लगेगा, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक उद्देश्य होगा। लाइक एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भारत में एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, एजुकेशन की एक्टिविटीज को बढ़ाना चाहिए, या फिर एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, या फिर यहां के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण प्रोग्राम चलाना है, या फिर स्कूल्स बनवाने हैं, या फिर यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करना है, तो गवर्नमेंट एजुकेशन सेस लगाती है। गवर्नमेंट को लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमको सेस लगाना है, तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल सेस लगाती है। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट फ्यूल सेस भी लगा चुकी है, रोड सेस भी लगा सकती है, कृषि कल्याण सेस भी भारत में लग चुका है। इसी तरीके से स्वच्छ भारत सेस भी लगा चुका है। इसका मतलब गवर्नमेंट को जब किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए रिसोर्स इकट्ठा करती है, और गवर्नमेंट जब ये रिसोर्स इकट्ठा करेगी तो नो डाउट ये भी टैक्स के तरीके से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही रखा जाएगा, लेकिन उस फंड से निकाल के गवर्नमेंट इससे सिर्फ और सिर्फ उसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगी जिसके लिए ये उपकर लगाया गया है। अगर ये किसी कृषि कल्याण के लिए लगाया गया है तो इससे सिर्फ कृषि विकास को ही संवर्धित किया जाएगा। अगर ये रोड के लिए लगाया गया है तो रोड को ही डेवलप किया जाएगा। एजुकेशन से जैसे आप भारत में देखते हैं लगता है, तो यहां सिर्फ एजुकेशन को ही डेवलप यहां किया जाएगा। स्वच्छ भारत सेस है तो सिर्फ स्वच्छता के ऊपर ही इसका काम होगा। इसका मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में टैक्स के तरीके से तो ये रखा जाएगा, लेकिन इसका जो है
उद्देश्य जो है स्पष्ट है उसी पे। साथ ही साथ ये डिवीजन पूल में भी नहीं है, इसको सरकार बांटेगी भी नहीं, राज्यों में बंटवारा नहीं करती। जैसे आप देखते हैं कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का गवर्नमेंट राज्यों के बीच बंटवारा करती है, लेकिन सेस का डिवीजन पूल में नहीं है। देखिए कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में या पीसीएस प्रीलिम्स में, सेस का बंटवारा नहीं रखा जाता, इसे डिवीजन पूल में रखा ही नहीं गया। तो क्या हुआ, अभी आपने देखा कि टैक्स में इसका क्या यूज है, प्री डिटरमाइंड यूज क्या है गवर्नमेंट नहीं बताती है, लेकिन सेस में प्री डिटरमाइंड यूज होगा कि किस मद के लिए इकट्ठा किया जा रहा है उसको लगाएगी गवर्नमेंट ने। जैसा आपसे बताया कि सेस का मतलब उपकर है और ये टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स का मतलब है एक कर के ऊपर लगेगा, कर के ऊपर लगेगा दोस्तों। इसका मतलब आप समझिए ये सभी कर के ऊपर लगेगा, जितने भी टैक्स हैं सारे कर इससे आच्छादित हैं। इसका मतलब सारे कर इससे आच्छादित हैं, तो चाहे वो कर डायरेक्ट हो और चाहे वो कर इनडायरेक्ट हो, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स हो, ये दोनों के ही ऊपर सेस लगाया जाएगा। क्योंकि सेस मैंने कहा कि कर के ऊपर ही लगाया जाता है, तो कर के ऊपर लगाया जाएगा, तो चाहे वो प्रत्यक्ष कर हो चाहे वो परोक्ष कर हो, किसी भी तरह का कर हो उसके ऊपर सेस लगाया जाएगा। इसका मतलब जो भी व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनिएगा अब यहां पे, जो भी व्यक्ति भारत में टैक्स देगा वो सेस भी कंपल्सरी रूप से देगा। अगर आप एक एसी परचेज करते हैं और एसी के ऊपर आप इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं 10,000 रुपए, तो उसके ऊपर आपको जो है सेस देना ही देना पड़ेगा, कंपल्सरी, आप इससे बच नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की इनकम है 30% इनकम टैक्स, मान लीजिए, अब मैं जरा डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं, इनकम टैक्स है, मान लीजिए कि उसे 30% के रेट से इनकम टैक्स देना है, तो इसका मतलब यह है कि अगर 3% यहां पे गवर्नमेंट कहती है कि इनकम टैक्स के ऊपर 3% हम सेस लगाएंगे, तो इसका मतलब 30% और प्लस 30 का 3% और आप निकालिए, इसका मतलब 3.90%। अब उसको टैक्स ये पे करना पड़ेगा। इसका मतलब 30.90 के हिसाब से अब उसको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये टैक्स के साथ इसमें सेस उसके साथ जुड़ जाएगा कर के ऊपर, तो उसको 30.9% के रेट से टैक्स देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आपकी इनकम टैक्स 20% के स्लैब में आ रही है, अगर आपको 20% देना है तो 20% तो आपको इनकम टैक्स देना ही देना है। इसके साथ 3% अगर आपकी एजुकेशन सेस है, तो अब जो है इसको 20% और प्लस 20 इंटू 3, इसका मतलब आपको 20.60% के हिसाब से टैक्स और सरचार्ज देना पड़ेगा। अब तो इस हम देख रहे हैं बजट में, अगर ये 4% होगा तो आप इसको 4% दीजिएगा, तो यहां पे आपका आ जाएगा 31.20% से, अगर 4% गवर्नमेंट लगा दे टैक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि भारत में जितने भी लोग, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स दे रहे हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स दे, किसी भी तरह के अगर वो टैक्स दे रहे हैं तो कंपल्सरी उनको सेस देना ही पड़ेगा, और वो जो इकट्ठा होगा सेस उस स्पेशल उस केस में जाएगा जिसके लिए गवर्नमेंट इकट्ठा किए, चाहे वो किसी कल्याण के लिए जाए, स्वच्छता के लिए जाए, एजुकेशन के लिए जाए, हेल्थ के लिए जाए, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाए। अब आप समझ चुके हैं कि टैक्स और सेस क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है, ये भी कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है, इसका कोई स्पेसिफिक उद्देश्य नहीं है, सेस का बिल्कुल स्पेसिफिक उद्देश्य है, और ये टैक्स ऑन टैक्स है। जो भी व्यक्ति भारत में, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट, कोई भी कर अगर आप देंगे, अगर आप डेयरी मिल्क खाएंगे तो आपको सेस देना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जो टैक्स देगा उसको सेस देना ही देना है, कंपल्सरी। आप इसमें किसी तरह से आप इसमें छुटकारा नहीं मिलेगा, आप इससे बाहर, इस पेरिफेरी से बाहर नहीं किए जाएंगे। लेकिन आइए मैं बताऊं कि सेस एंड सरचार्ज में क्या अंतर होता है। सेस और सरचार्ज में क्या अंतर है, इस पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा। भगवान ने जो आपको क्षमता है दिया है, पूरे क्षमताओं के साथ देखिए, बिल्कुल आप क्लियर समझिएगा कि सेस और सरचार्ज में क्या अंतर होगा। देखिए सरचार्ज दोस्तों, सरचार्ज को कहा जाए कि बेसिकली ये होता है टैक्स अपॉन टैक्स। ये कर के साथ नहीं होता है, ये कर के ऊपर होता है, कर के ऊपर होता है। जैसे मैंने बताया कि जो सेस होता है वो टैक्स ऑन टैक्स होता है, कर के साथ होता है, कर के साथ होता है, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन होता है। लेकिन ये है टैक्स अपॉन टैक्स, कर के ऊपर कर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने इनकम जनरेट किया है उसके ऊपर सरचार्ज नहीं लगता है, सरचार्ज लगता है जो आप टैक्स पे करते हैं उस
टैक्स के ऊपर लगता है। जो आप इनकम जनरेट कर रहे हैं उसके ऊपर आपके ऊपर सरचार्ज आपको नहीं लगेगा, जो टैक्स लायबिलिटी है उसके ऊपर लगेगा। मैं कहना क्या चाहता हूं, जैसे मान लीजिए कि आपकी इनकम 10 लाख रुपए है और मान लीजिए कि आप 10 लाख में से 1 लाख रुपए टैक्स दिए हैं, तो अगर आप सरचार्ज की श्रेणी में आएंगे तो जो 1 लाख रुपए आप टैक्स दे रहे हैं वो टैक्स के ऊपर लगेगा, ना कि उस इनकम के ऊपर लगेगा जिसे आप जनरेट कर रहे हैं। दूसरा चीज, ये टैक्स अपान होता है, कर के ऊपर होता है। कर के ऊपर होने का मतलब यहां आप समझिए, भारत में जो बेसिकली सरचार्ज लगाया जाता है, भारत में सरचार्ज स्पेशली डायरेक्ट टैक्स के केस में ही लगाया जाता है, डायरेक्ट टैक्स के केस में ही लगता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर नहीं लगता है। भारत में ऐसे इंडिविजुअल ऐसे लोग जिनकी इनकम 50 लाख एंड एबव है, जिनकी इनकम 50 लाख से एबव है, उनके ऊपर 10% के रेट से सरचार्ज भारत सरकार लगाती है। जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ एंड एबव, उसके पर 15% के रेट से सरचार्ज लगेगा। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। अगर किसी की इनकम 50 लाख से कम है तो भारत सरकार उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगी, सरचार्ज नहीं लगाएगी। लेकिन अगर 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में है, 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आपको 10% के रेट से सरचार्ज देना पड़ेगा, और अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% के रेट से आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको इसको कैलकुलेट करके बताऊं, जैसा कि मैं सिस के साथ बता रहा था। मान लीजिए कि आपकी इनकम जो है 49 लाख रुपए है, 49 लाख आपकी इंडिविजुअल की इनकम है। अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम एक साल में 49 लाख रुपए है और ये 10 लाख रुपए टैक्स देता है, 10 लाख रुपए टैक्स देता है, तो वो भारत में किसी भी तरह का सरचार्ज नहीं देगा। इसलिए सरचार्ज नहीं देगा कि उसकी इनकम 49 लाख रुपए जो 50 लाख से कम है। अगर ये इनकम 50 लाख से ज्यादा होगी तभी वो सरचार्ज देगा। लाइक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लीजिए। अगर मान लीजिए इस इंडिविजुअल की इनकम 53 लाख रुपए है, 53 लाख रुपए है। अब जब 53 लाख रुपए है तो अब उसको 10% के हिसाब से सरचार्ज भारत में देना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, जब उसकी ग्रास इनकम क्या है, ग्रास इनकम क्या है, ग्रास इनकम हो गई उसकी 53 लाख, तो अब उसकी हम नेट इनकम निकालेंगे। नेट इनकम निकालेंगे। नेट इनकम का मतलब है कि जो उसको छूट मिलता है, जो उसको चाहे 80C में मिले चाहे किसी भी सेक्शन में मिले, जो भी उसको छूट LIC के ऊपर मिले, GPF के ऊपर मिले, PPF के ऊपर मिले, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, घर के ऊपर लेने वाले घर के ऊपर लेने वाले लोन के लिए मिले, किसी भी तरह की जो भी उसको परमिसिव जो है उसकी छूट है उसको आप निकालेंगे और उसकी नेट इनकम निकालेंगे। मान लीजिए नेट इनकम के ऊपर उसने 15 लाख रुपए टैक्स दिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, 15 लाख उसने टैक्स दिए, 15 लाख रुपए उसने टैक्स दिए। अब 15 लाख रुपए तो उसने इनकम टैक्स दिए 53 लाख पे, ये हो गया इनकम टैक्स। अब देखिए क्या करेंगे, जब हम सरचार्ज लगाएंगे तो सरचार्ज जो 10% लगाएंगे वो इसके ऊपर लगाएंगे। 15 लाख रुपए प्लस 15 लाख का 10%, इसका मतलब 15 लाख का 10% कितना हो गया, 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपए। इसका मतलब 16,50,000 रुपए वो टैक्स देगा। ये जो उसका 16,50,000 रुपए है ये होगा उसका इनकम टैक्स और प्लस सरचार्ज जो टोटल उसको टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टैक्स अपान टैक्स है। जो टैक्स लायबिलिटी आपकी थी 15 लाख रुपए उस पर हम 10% लिए और आगे 16,50,000 रुपए आपको टैक्स दिया गया। इसका मतलब भारत में सरचार्ज सिर्फ जो है डायरेक्ट टैक्स के ऊपर लगता है और ऐसे लोग जिसकी इनकम अच्छी खासी है, 50 लाख से ज्यादा जिनकी इनकम है, गवर्नमेंट जो है उनको जो है 50 लाख से ज्यादा अगर जिसकी इनकम है उसको 10% के हिसाब से लेगी। अगर किसी की इनकम 50 लाख से 1 करोड़ है तो 10% और 1 करोड़ से ज्यादा अगर किसी की इनकम है तो यहां पे 15% लेगी। लाइक एग्जांपल, अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम जो है मान लीजिए कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए है, किसी इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, इंडिविजुअल्स की इनकम जो है 1.10 करोड़ है, 110 करोड़ है। तो अब क्या करेंगे, पहले हम इस पे नेट जो है इस पे नेट इनकम निकालेंगे और नेट इनकम निकालने के बाद इन पे इनकम टैक्स निकालेंगे। मान लीजिए इनकम टैक्स वो 25 लाख रुपए दे रहा है तो अब 25 लाख का 15% निकाल लेंगे और जो भी हुआ वो लगभग जो 32 या 33 लाख हुआ वो उसको टोटल वो टैक्स देगा। इसका मतलब
कि जो सरचार्ज है ये जो है टैक्स अपान होता है, जो टैक्स लायबिलिटी है उसके ऊपर निकालते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इंडिविजुअल के ऊपर अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है तो भारत सरकार इस समय सरचार्ज नहीं लगा रही है, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है तो ये 10% लगा रही है। इसी तरह अगर कोई कंपनी है तो 1 करोड़ तक अगर उसकी इनकम होगी तब छूट है, 1 करोड़ के बाद उसको 10% के हिसाब से लिया जाता है। तो दोस्तों यहां पे ये रहा हम लोगों का सेस और सरचार्ज। सरचार्ज भी मैं बताऊं, सरचार्ज का भी कोई स्पेसिफिक उद्देश्य नहीं होता है। गवर्नमेंट टैक्स के तरीके से ही सरचार्ज का जैसे चाहे वैसा यूज कर सकती है। कई जगह किताबों में गलत लिखा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सेस का एक स्पेसिफिक उद्देश्य है कि हम कृषि कल्याण सेस लगा रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगा रहे हैं, हम रोड या हेल्थ के लिए, लेकिन सरचार्ज का कोई प्री डिटरमाइंड यूज नहीं है। गवर्नमेंट टैक्स के तरीके से ही इसे इकट्ठा कर सकती है और यह भी सरकार के इच्छा के ऊपर है कि किस तरीके से खर्च करें। दोस्तों यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये समझिएगा कि सेस भारत में प्रत्येक व्यक्ति देगा, क्योंकि वो टैक्स विथ टैक्स होता है, जो कर देगा उसको देना ही देना है। लेकिन सरचार्ज सभी व्यक्ति नहीं देंगे, सिर्फ ऐसे लोग ही सरचार्ज पे करते हैं जिसकी इनकम कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिनकी इनकम जनरेशन पावर ज्यादा होती है, वही जो है सरचार्ज देते हैं। तो अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से सुना होगा तो बिल्कुल आपको अंतर पता लग गया होगा कि टैक्स सेस एंड सरचार्ज क्या है। मैंने कहा आपसे 2 लाइन में बता दूं कि टैक्स का कोई प्री डिटरमाइंड यूज नहीं होता है, इसे सरकार लेती है और इसे कल्याणकारी कार्यों में खर्च करती है। सेस का एक स्पेसिफिक उद्देश्य होता है, ये टैक्स ऑन टैक्स होता है, जो भी व्यक्ति टैक्स देगा वो सेस भी देगा। सरचार्ज में ऐसा नहीं है, ऐसे लोग जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा, वही देते हैं। सरकार इसका जो है किसी भी उद्देश्य में इसको खर्च कर सकती है। तो दोस्तों ये रहा हम लोगों का टैक्स सेस एंड सरचार्ज। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दिग्विजय इकोनॉमिका को देखते रहिए। हम आपके साथ हैं, आप खुद अपना साथ दीजिए। भगवान उसका साथ उसी का देता है जो अपना साथ देता है। कुछ ऐसा करिए कि आपको अच्छा लगे। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप किसको पसंद करते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने आप को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप अपने आप से दुखी हैं, अगर आप अपने आप से लड़ रहे हैं, अगर अपने आप से आप झगड़ रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर का इंसान जगा हुआ है और आपको हमेशा वो टार्च बीरर है, पथ प्रदर्शक है। आप अच्छा करिए, अपने आप से लड़िए, अपने आप से झगड़िए, अच्छा करिए, बहुत अच्छा करिए। दिग्विजय इकोनॉमिका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for watching Digvijay Economica. God bless you, dear friends.